नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि लेखपाल का प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है गणित का, ठीक है, केवल गणित का। तो इसी संदर्भ में हम 25 प्रश्न लेके आए हैं और ये जो 25 प्रश्न है सिलेबस के अनुसार ही है। जो लेखपाल का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अनुसार हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है, 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं और लेखपाल स्पेशल हम गणित कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं हम। समबाहु त्रिभुज यानी उसने बोला है 6/5 गुना, ठीक है। उसने क्या बोला है सवाल में बोला है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप तो 32 दिया है, परिमाप, ठीक है। समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसका आधार समान भुजाओं से, यानी कि आधार 6 होगा तो समान भुजाएं 5 और 5 की होंगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज में। परिमाप क्या होता है भाई? 5 तीनों भुजाओं का योग, 5 5 10 और 6 16। यहाँ पे 16 परिमाप हो गया, लेकिन सवाल में यह परिमाप कितना दिया है भाई? 32। एक की वैल्यू कितनी बनती है? 2 बनती है। तो ये वाली भुजा कितनी होती है भाई? 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10, ये 12, ये बनती है 10, ठीक है, एक्चुअल में भुजा। अब यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका आधार समान। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की यदि बात करें, ये ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई यानी ये वाली रेखा इन दो भागों में बराबर काटेगी, इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर काटेगी। 12 की यहां से यहां तक है, ये 6 की हुई, ये भी 6 की हुई। अब ये 5 की है, ये 10 की हो जाएगी कर्ण, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पाइथागोरस से 10 का वर्ग, ये कर्ण हो जाएगा 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, बचता है यहाँ पर 64, और ये हो जाता है 64 का वर्गमूल 8। तो ये ऊंचाई कितनी होगी भाई? 8। अब जब हमें ऊंचाई पता है त्रिभुज का, क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है। आधार हमारे पास 1/2, आधार कितना दिया है? आधार है हमारे पास 12, ऊंचाई कितनी आ गई? 8, 2 से कटेगा 6 बार, 8 सिंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी विकल्प आपको टिक करना है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये आ गया। ये प्रश्न कहता है सरल करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। सवाल दिया था कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जिससे मुझे बार बार स्क्रीन की तरफ ना देखना पड़े। -2.05 पे बार, ये प्लस 1.33 पे बार, ये दिया है। इसको हमें सरल करना है, ठीक है। सरल करने के लिए क्या करेंगे? जो पॉइंट से पहले पूर्णांक हैं, पूरे अंक, उनको हम अलग कर देते हैं। 3 माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। जो पूर्णांक है पॉइंट से दशमलव से पहले वाले, उनको हम अलग कर दिया, प्लस। अब देखिए 36 हमें पता है, जैसे 0.003 है, इस पर 3 पे बार है, तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 3/9 लिखते हैं ना, ये तो पता ही होगा। तो ये 36 है, तो 36/99 करेंगे, क्योंकि 2 अंकों पे बार है तो 2 9 के आएंगे, माइनस ये 0.5 पे 9, ये प्लस 33 पे 9, ये आ गया। अब 2, ये देखिए ये क्या बचा हमारा? 3 में से 2 गया, 1 और 2, ये 2 बचा, प्लस। अब यहाँ पे 99 हमारा एलसीएम आएगा। 36 में से 5 जाते हैं, कितने बचते हैं भाई? 31, और 33 होते हैं 64। अब इसे क्या करेंगे? 2। अब देखिए 99.64 और ये 99 इसकी जगह पे आ गया बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था,
अक्सर करके देखने को मिल जाते हैं ऐसे परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके लिए आपके स्क्रीन पर, ये प्रश्न नंबर 28 द्विघात समीकरण है, इसे यहां से क्लियर करते हैं। देखिए प्रश्न कहता है एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा 8 अल्फा माइनस बीटा 2 दिए रखा है, तो समीकरण ज्ञात करना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है सवाल में 8 अल्फा माइनस बीटा 2, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2। तो यहाँ पे इसे अगर जोड़ते हैं तो ये कैंसिल होगा बेटा, 2 अल्फा बराबर 10, अल्फा की वैल्यू कितनी आती है 5, अल्फा की वैल्यू 5 आती है और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से निकालेंगे तो 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पूछा है समीकरण, समीकरण जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर में 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर रहेगा माइनस मूलों का योग कितना, एक मूल हमारे पास 5 है, एक 3 है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये एक्स प्लस मूलों का गुणा 5 या 15, ठीक है, बराबर में 0। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, कौन सा विकल्प लगाएंगे आप, जो भी आपको दिखाई दे रहा हो ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15। ठीक है, ए विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा, ए विकल्प। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है 29। देखिए सारे के सारे प्रश्न मैंने लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से दिए हैं। ठीक है, दृष्टि तो जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है सारे के सारे वही प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्रश्न कहता है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए हमें पता है 8 है, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4 8, यानी 8 के 4 गुणनखंड है। ऐसे 10 के कौन से होंगे, 10 का 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ऐसे ही 48 की बात हो रही है भाई, 48 के खंड करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 10 11 12 आएगा, 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आएगा 48। अब ये आ गया भाई गुणनखंड, 48 के गुणनखंड ये है। अब माध्यिका की बात करी जा रही है, तो माध्यिका बीच की संख्या होती है, आरोही क्रम में लगाने पर बीच की संख्या। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5, ये इन दोनों के बीच की संख्या होगी। इधर से 4 गने, इधर से 4 गने, यानी ये दोनों बीच में आ रही है 6 और, तो इन दोनों को योग करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में क्या संख्या आएगी, 7 आएगी। यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। और ऐसे कर सकते हैं 6 + 8, 6 + 8 बट्टे में 2, ये तब भी 7 आएगा। ठीक है, ये माध्यिका 7 होगी, यानी डी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए 30। प्रश्न नंबर 30 कहता है, आयु से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कविता, रजिता और हरिता, कविता रजिता हरिता, कविता रजिता और हरिता, ये 3 लड़कियां हैं। वर्तमान आयु का अनुपात 4 7 9 है, 4 7 9, ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान। आगे का है 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, 8 वर्ष पहले तीनों की आयु का 56 था, 8 वर्ष पहले। अब ये 3 व्यक्ति हैं, इनका 8 वर्ष पहले 56 था। अब वर्तमान में आएंगे तो 8 8 बढ़ेगी तीनों की, यानी तीनों की 8 8 बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, 56 + 24 के हिसाब से कितनी होगी, 0 80 हो जाएगी। अब ये वर्तमान में हमारा क्या है, तो 11 9 20, 20 की वैल्यू कितनी होगी 80, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, उनकी वर्तमान आयु पूछा है, तो 1 की वैल्यू 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई करते जाए, इसकी 16 हो जाएगी, 7 चौकी 28 हो जाएगी, गुणा 4 कर दें सभी में,
और इसकी हो जाएगी 4 गुना करने के बाद 36। तो ये ऑप्शन 16, 28, 36 आपको मिल रहा होगा किसी भी ऑप्शन में, उसे आप लगा सकते हैं। बी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। तो इसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेची, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये करते हैं ऐसे, उसने 480 में खरीदी 480 रुपए में खरीदी, एक को 15% हानि, ठीक है 15% हानि है, दूसरी 19% लाभ, 19% लाभ। अब देखिए फ्रैक्शन में चेंज करें, इसे 3/20 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होगी 19/100। अब देखिए यहाँ पे हानि है, तो सीपी इसका कितना है 20, क्रय मूल्य 20 है, 3 की हानि हो रही है, तो एसपी कितना बनेगा भाई, इधर थोड़ा सा दूर लिखे, सीपी है भाई 20, एसपी बनेगा भाई 3 रुपए की हानि है 3, तो ये 17 रह जाएगा। यहाँ पे एसपी है सीपी 100 और 19 का लाभ हो रहा है, तो ये 119। अब ध्यान देंगे ये लाभ है तो 19 जोड़ देंगे, हानि है तो घटा के लिखेंगे। उसने बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी समान है, ये 119 है, ये 17 है। तो यहाँ पे हम 17 छिंगे 102, 17 7 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 140 ये हो गया, 100 है ही हमारे पास। कुल मिला के सीपी कितना हुआ भाई, सीपी कुल मिला के हुआ 100 और 140, 100 और 140 सीपी करेंगे तो कितना आएगा भाई 240 आएगा, जबकि सवाल में सीपी दोनों का कितना दिया है 480, तो 480 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब यहाँ पर पूछा है कि दोनों कड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, तो दोनों का क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य कितना है इसका 140, इसका 100, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये 200 हो जाएगा, यानी 280 और 200 इसका राइट उत्तर होगा। 280 और 200 यानी ए विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये आंकड़े हैं, आपको दिखा दिया थोड़ा सा, AMT इस प्रकार दर्शाया गया है। और इससे संबंधित अगला प्रश्न है ये थोड़ा सा इसे मैं बड़ा करके दिखाऊंगा जिससे आपको चीजें क्लियर दिखें। थोड़ा सा इसमें आपको समय थोड़ा सा लग सकता है, बस क्लियर दिखाना है मुझे और कुछ नहीं, कि आप ये ना कह पाओ कि सर ने ये क्या कर दिया। देखिए ये आप ध्यान से पढ़ लें, प्रश्न नंबर 32 है ये हमारा। ये एक कंपनी है TEAL, ध्यान से देखिएगा इसको। यहां पे दिया है हमारे पास कंपनी है 5 वर्षों का, कंपनी का उत्पादन अधिकतम था, यानी कौन सी कंपनी है जिसका अधिकतम, 3 कंपनी है हमारे पास AMT। चलिए करते हैं। देखिए ए, तो यहां पे मैंने संख्याओं को लिख रखा है, ठीक है, तो 30 45, क्योंकि औसत पूछा है तो औसत निकालना पड़ेगा, 30 45 30 50 40, ठीक है, और ये 5 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा भाई 195 बट्टे 5, 5 से काटेंगे ये आएगा 39। ठीक है, चलिए एम के बारे में निकालते हैं। एम के बारे में दिया है 25 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 और बट्टे में 5, ये निकल के आएगा 190, सॉरी ये जोड़ने के बाद 185 आएगा, बट्टे में 5, ये आएगा हमारे पास 37। और AMT, टी का मान दिया है यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। चलो टी के लिए लिखते हैं 35 40 प्लस 45, यहाँ 35 और ये 35,
बट्टे में 5, इनका योग आएगा 190 बट्टे में 5, ये हो जाएगा 38। अब हमारे पास तीनों का निकाल दिया। अब पूछा है अधिकतम कौन सा था। देखिए ये 39 निकल के आया, ये 37 निकल के आया, ये 37 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको वैल्यूज दिखने लग जाए, ठीक है। ये 37 हो गया, ये 38 है। अधिकतम किसका था भाई? ए का, ठीक है। तो अंबर पेपर मिल यानी ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो क्लियर मुझे दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा धैर्य रखें बस, और कुछ नहीं। ये प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 33। यहाँ पे पूछा है, ये संख्या दी है, इसके गुणनफल में पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता है अभाज्य गुणनखंड क्या है, हमारे प्ले लिस्ट में चले जाएं। अभाज्य गुणनखंड से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे टॉप लेवल की हमारी जो वीडियो है वो अभाज्य गुणनखंड से ही संबंधित है। और एक नजर में आपको बता दूं, जैसे 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5, 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5, ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, जिनका हम तोड़ नहीं सकते। संख्या मैंने लिख रखी है संख्या, तो संख्या है 16 की पावर 7 गुणा 27 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 9। इनके हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ने छोटे से छोटे रूप में, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 9, क्योंकि 5 का तो हम कर नहीं सकते कुछ। अब घातों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 28 गुणा 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 9। अब घातों का योग करना है हमें, घातों का योग, वही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। 28 प्लस 18 प्लस 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 18 9, 9 और 8 8, ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो 55 अभाज्य गुणनखंड होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको, और कुछ नहीं करना, छोटा कर दे रहे हैं। देखिए आंकड़े दिए हैं आपके पास, माना आंकड़े दिए हैं इतने सारे, और यदि x है माध्यक 14 का माध्यक x है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्य y होगा, तो x और y के मानों का योग क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार समझ लें आप ध्यान से। देखिए यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है सबसे पहले आपको, आरोही क्रम में जो आंकड़े दिए हैं आरोही क्रम में, तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिख लेते हैं हम, आरोही क्रम। तो यहाँ पे 8 9 3 13 13 14 14 14 और ये एक और बार 14, यहाँ पे 15 15 15 16 16 17 और 7, यानी आंकड़े जो दिए हैं इस प्रश्न में मैंने आप उनको लिख लिया आरोही क्रम में। अब जब उनका माध्य क्या था? x था भाई, तो यहाँ पे हम काउंट करें, उनका माध्य कितना आएगा भाई? 14 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माध्य यहाँ पे 14 है। माध्य का माध्यक यानी माध्य का एक ही बात है। अब उसने बोला है कि 8 के अंक को 18 कर दिया जाए, 8 को 18 कर दिया जाए। जब इस 8 को हम 18 करें तो ये कहाँ पे जाएगा भाई? ये लास्ट में जाएगा,
ये 18 हो गया। अब माध्यिका क्या होगी? अब माध्यिका 15 होगी। अब माध्यिका 15 होगी। ठीक है। अब इन दोनों का योग पूछा। ये x था और ये y था, इन दोनों का योग x y था ना, इन दोनों का योग करें तो कितना आएगा भाई? 29 आएगा। बस ये इतना सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 35 और 36। देखिए दो प्रश्न एक साथ हैं, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं जिससे दो प्रश्न आपको दिखाई देने लग जाएं। देखिए दो प्रश्न एक साथ आए हैं, ठीक है, और दो साथ लिए एक साथ। प्रश्न कहता है एक बैठक में सदस्यों में से 4/5 महिलाएं थीं, यानी 4/25, 4/25 महिलाएं, यानी कुल सदस्य ये हो गए, कुल सदस्य, और ये महिलाएं हो गई। अब उसने पूछा है महिलाओं का प्रतिशत कितना है सदस्यों के हिसाब से। तो 4/25 में से 4 महिलाएं थी, परसेंटेज हमें निकालना है। 25 4 ये 16% आ गया। ये प्रश्न था भाई 35। अगला प्रश्न 36 ही आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। दो प्रश्न एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, देखिए ये हमारा भाग हम बचपन में इसी प्रकार करते हैं। ये यहाँ पे होता है भाज्य, ये भागफल, और नीचे आता है शेषफल। यहाँ पे शेषफल, नीचे शेषफल आएगा, और इधर आता है भाई भाजक, जिससे हम भाग लगाते हैं। अब क्या कहा गया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। ये अब शेषफल कितना दिया उसने? 46। शेषफल ये 46 है, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 5 चौके 20, 20 और 3 33। ये भाजक आ गया 333, 330। अब भागफल का ये कितना गुना था भाई? 10 गुना था। ये तो कितना आएगा? 33। अब पूछा है तो भाज्य क्या होगा? ये वाली संख्या पूछी, ये वाली संख्या क्या होगी? तो हमें पता है भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल जोड़ते हैं तो भाज्य हमें मिलता है। तो भाज्य हमें मिलेगा, ये ऊपर से मैं उठा देता हूं, 330 का मल्टीप्लाई 333 में करना है, प्लस 46 इसमें जोड़ने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने पे प्राप्त होता है, देखिए ये 230 आएगा, सॉरी 230, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 230 बनेगा, और यहाँ पे ये 23 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 5 का मल्टीप्लाई करने पर 230, यहाँ पर 23 आएगा। तो ये 230 और ये आएगा 23। ठीक है, और 23 का 529 और 0 और प्लस में 46 जोड़ेंगे तो ये 46 जोड़ेंगे 6 और 4 और 3 और ये 3 और ये 53 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 36। कोई समस्या नहीं होगी इसमें मेरे ख्याल से। आपको अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न लेके आते हैं। प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा है, यानी आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है, देखिए उन लिख ले रहा हूं मैं, -2 2, इन्हें हम देखिए आंकड़े तो आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको क्या कर लेता हूं, आरोही क्रम में लिख लेता हूं, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही। -2 0 1 2 4 5 5 5 और 7 11 ये लिख लिया मैंने। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा भाई? बहुलक होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आती है, जो संख्या बार बार आती है सबसे ज्यादा बार। तो बहुलक 5 बार, ध्यान 5 है इसमें। अब पूछा क्या गया था, ऑप्शन आपके पास है, माध्य हमें ज्ञात करना है, माध्यिका भी ज्ञात करनी है। माध्यिका कितनी आएगी भाई? तो बीच वाली संख्या माध्यिका होती है 1 2 3 4 5। माध्यिका कितनी है? 5, बहुलक 5, माध्यिका 5।
अब माध्य हमें ज्ञात करना है, माध्य मतलब औसत। तो इनको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे मुझे मिलता है भाई 50 और 11 संख्या 11। तो अब देखिए माध्य तो बराबर है नहीं, बहुलक और माध्य का बराबर है। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुलक बराबर माध्य का, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुलक माध्य का यानी बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा जिससे मैं एडजस्ट कर देता हूं, जिससे ज्यादा जगह ना गिरे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया और जगह भी कम हो गई बच गई। अब दिया है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्षलंब होता है बीच की दूरी। उसका शीर्षलंब में भाई बीच की दूरी होता है। ठीक है, और यह समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो लंबी भुजा की ये समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब होता है ये समलंब चतुर्भुज है इस प्रकार का, और ये होती है भाई बीच की दूरी। ये समांतर भुजाएं होती हैं दोनों, एक भुजा दूसरी 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये x होगी, तो ये x प्लस 6 होगी। ठीक है, और उसने बोला है इसका क्षेत्रफल जो दिया है, क्षेत्रफल होता है, मैं अभी बता रहा हूं, शीर्षलंब यानी बीच की दूरी। शीर्षलंब क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 7 दिया है। अब क्षेत्रफल होता है समलंब का क्षेत्रफल यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इनटू में बीच की दूरी, जिसे हम समलंब कहते हैं, समलंब। ठीक है, बीच की दूरी। क्षेत्रफल दिया है 105, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर ये x प्लस 6 दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस 6 हो जाएगा। बीच की दूरी कितनी है 7, 7 से ये कटेगा भाई 15 बार। ठीक है, 15 दूनी 30 यानी 2x प्लस 6 बराबर होगा 30, और यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 12, क्योंकि 6 जाएगा ट्रांसफर होगा 24 बचेगा, 24 2 से कटेंगे 12 यानी x की वैल्यू 12 आई। यहाँ पर पूछा है लंबी भुजा की लंबाई, तो लंबी भुजा कौन सी थी, ये भाई ये थी। x का मान रखेंगे 12 प्लस में 6 बराबर 18, इसका आंसर आ जाएगा। छोटी भुजा की बात करता तो ये 12 आ जाती छोटी भुजा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से इस प्रश्न में आपको, अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसे मैं एडजस्ट करता हूं जिससे आपको प्रश्न दिखने लग जाए सही से। ऑप्शन दिख जाएंगे। तो 2 प्रश्न थे इसमें, ठीक है 2 प्रश्न थे, तो दोनों प्रश्नों को करते हैं। दोनों प्रश्न आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। चलिए इसे हम यहाँ से हटाते हैं, और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस के अनुसार मैं सारे प्रश्न लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बस आप पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि p का p% 36 है तो p का मान कितना होगा। देखिए p कोई संख्या है, इसका p% ये करेंगे और ये 36 है, तो p बराबर कितना आएगा भाई 36 और गुणा में 100, p स्क्वायर बराबर क्या आएगा 36 गुणा में 100। p की वैल्यू आएगी भाई 36 का वर्गमूल 6, 10 का वर्गमूल 10 यानी 60 आ जाएगा p का मान, 100 का वर्गमूल 10 ये 60 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये तो उत्तर हुआ भाई 39। अब 40वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं, जो आपको तालिका दी है। तालिका दी है 3 वर्ष की बिक्री दी है, 2014 और 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। 2014 देखिए 2014 की बिक्री और 2016 की बिक्री, 2014 की कितनी है ए यानी क्षेत्र 1 में क्षेत्र 2 में, तो कितना है 7 और प्लस 3, 7 प्लस 3 यानी कि 10 हो गया। 2016 में 18 प्लस 7, 18 प्लस में 7 ये हो गया 25। अब भाई 10 था
और 25 हो गया, कितने की वृद्धि होती है? 15 की वृद्धि होती है। 15 की वृद्धि है कितने थे? 10 से हो रही है, 10 इंटू में, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 150%। 150% यानी कि वृद्धि, सी विकल्प लगाएंगे। 150% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, कमी नहीं लगाएंगे, वृद्धि लगाएंगे। चले आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है, और थोड़ा सा प्रश्न मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पिछला प्रश्न हमने एडजस्ट किया था, इसी की दृष्टि से ये भी थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे तो ये छोटा हो गया, ये आ गया प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप अच्छे से देख लें। ठीक है भैया, चलिए करते हैं प्रश्न को। समीकरण दिया है हमारे पास, तो पहले तो इसे क्लियर करते हैं बोर्ड को। समीकरण 2x² + 2x + 5 = 0 के मूल है। तो कैसे हैं? परिमेय है, अपरिमेय है, समान है, काल्पनिक। तो करते हैं, 2x² प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर में g, ये है। अब विविक्त कर होता है भाई, विविक्त कर, विविक्त कर जिसे हम d से डिनोट करते हैं। विविक्त कर होता है b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान क्या है? ये b है, ये a है, ये c है। तो b का मान हमारे पास 2 है, तो 4 आ जाएगा 2 का वर्ग करने पे, -4, a का मान कितना है? 2, और c का मान है 5। तो यहाँ पे रखते हैं भाई 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 में से 4 आते हैं, तो यहाँ पे बचते हैं माइनस के 6। अब जब भी माइनस में उत्तर आता है तो हमारी जो उत्तर लगाते हैं हम कौन सा लगाते हैं? काल्पनिक। माइनस में यह उत्तर आता है तो काल्पनिक लगाते हैं, काल्पनिक। ठीक है, यदि माइनस में उत्तर आता है तो काल्पनिक लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, प्रश्न नंबर 42। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और दिख जाए जैसे प्रश्न आपको। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस समीकरण दिया है x² - 24x + k = 0 के मूल x = 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? चलें करते हैं। देखिए समीकरण दिया है x² - 24x, x² - 24x, और इधर दिया है +k = 0, +k = 0। इसका एक मूल दिया भाई x = 2, तो दूसरा मूल पता कर रहा है, तो x = 2 रखते हैं, यहाँ पर दूसरा मूल पता चल जाएगा। x = 2 रखें तो ये हो जाएगा भाई 4 - 24 दूनी 48, और प्लस k = 0, क्योंकि k का मान हमें पता चलेगा। ये 44 रहेगा, k बराबर कितना आ गया? 44, माइनस का हो गया उधर प्लस का, k का मान आ गया भाई 44। अब ध्यान दें, x² - 24x प्लस k की जगह पर कितना रखेंगे? 44 बराबर में 0। 44 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें 24 प्रदान करें, 24। ठीक है, मल्टीपल पे, तो ये एक हो जाएगा 22 और एक हो जाएगा 2। तो दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा तो +22 होगा और ये 2 होगा, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 तो दिया है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा कौन सा होगा? प्लस का 22। ठीक है, द्विघात समीकरण की मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली है, उसे देख लें आप अच्छे से। द्विघात समीकरण की 2-3 दिन पहले वीडियो डाली है मैंने, उसे देख लें आप। चलें अगला प्रश्न आता है आपके लिए आपके स्क्रीन पर, ये प्रश्न नंबर 43। ये प्रश्न नंबर 43 मत करिएगा, यहां पर दिखाई नहीं देगा आपको स्क्रीन पर। चलिए अगले प्रश्न है 44 और 45। थोड़ा सा ऐसे मैं एडजस्ट करता हूं जिससे आपको ऑप्शन आसानी से दिखने लग जाए।
दो प्रश्न है एक साथ मैंने लिए हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार होती है। अब जो हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़े दिए हैं, आंकड़े को लिख लेता हूं। 52, 45, 49, 54, 56 दिख रहा है ना आपको इधर, अभी तो दिख रहा है 56, x-3 और ये 56। ठीक है, देख लें एक बार सही से। 52, 49, 52 और 52 दिया है, 52, 45, 49, 54, 56। अब 52 दिया है उसने, 52। तो यहाँ पे भाई इसकी जगह पे 52 होना चाहिए, इसकी जगह पे 52 होना चाहिए। तो यानी x-3 बराबर 52 होना चाहिए। x बराबर कितना आएगा यहाँ पे, x का मान 55 होना चाहिए। ठीक है, x का मान 55। तो कौन सा लगाएंगे, बी विकल्प लगाएंगे, बी। अब 45वां प्रश्न है। 160 में 90 चॉकलेट बेचने से आपको हो रहा है भाई 20% की हानि। व्यापारी को 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो करते हैं ऐसे भी, ये अच्छा प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, एक तरफ लिखेंगे वस्तु और रुपए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे वस्तु कितने हैं भाई, 160 रुपए 90 चॉकलेट है। वस्तु की जगह पे 90 रखेंगे, 160 रुपए है। 20% की हानि तो यानी 80% लिखेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 20% का लाभ कमाना है तो लाभ यहाँ पे 20% रखेंगे और उसे 96 में कितने चॉकलेट बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रुपयों की जगह पे 96 चॉकलेट रखेंगे x। अब इसके बट्टे में ये 90 बट्टे में 160, ये बहुत ही रामबाण तरीका है, रामबाण। इससे अगर करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस के हो जाते हैं। x/96 इंटू में 120%। देखिए 40 से काटा 2 बार, 40 से काटा 3 बार। अब 16 से काट, 0 से ये 0, 16 से कट जाएगा भाई, 16 छक्के 96। ठीक है, अब 3 से हमने काट दिया ये 2 बार। ठीक है, अब ये x बराबर 2 दूना 4, 4 नंबर 36, यानी 36 इसका उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पे कैमरा बंद हो गया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया भाई, 36 चॉकलेट उसे बेचने पड़ेंगे। तो ये दो प्रश्न लगातार कर लिए। चलिए आपके समझ में ये प्रश्न अवश्य आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न लेकर। ये प्रश्न है भाई, 3 प्रश्न है इस बार, मैंने 3 प्रश्नों को लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। प्रश्न कहता है 46वां, चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम। देखिए अपने आप कर लें, वैसे तो इसे सिंपल है, इसे हटाता हूं मैं यहां से। देखिए 12 से 15 हो गई, चीनी की कीमत 12 किलोग्राम थी, 15 हो गई, कितने की वृद्धि आई भाई, 3 की, 12 पे 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से 3, 25% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये चीनी वाला आ गया 46 नंबर का। 47 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित होता है। 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होता है। एलसीएम क्या आएगा इनका, 48। यही हमारा आंसर है। छोटी से छोटी संख्या पता करनी थी, जो विभाजित होगी इन सबसे, इनका एलसीएम होगी, एलसीएम 48 है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया, ए विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। दूसरा है 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न देख लें। 48वां प्रश्न कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। योगफल 5 दिया है जबकि अंक उलट दिए जाते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 48वां प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बिना समय गवाए, समय की बचत हो जाती है। 48वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए संख्या है 2 अंकों की, उनके अंकों का योग 5 है। ऑप्शन से करते हैं, अंकों को पलट दें तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो लिखते हैं ऑप्शन 32, 23, 41, 14।
32, 23, 41, 14। पहला ऑप्शन लिया मैंने, योग 5 हो रहा है, ठीक है। अंकों को पलट दें तो अंक 32 है, 32 के अंकों को पलट देंगे क्या मिलेगा 23। अब यहां इससे ये कितना भाई 9 कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, तो यही तुम्हारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है, बस हो गया। बेसिक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न अंक पलटने वाले आप ऑप्शन से करिएगा, विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा, बस देखना है उत्तर आता है, देखते ही उत्तर मैं आप पेन चलाए। चले अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए 2 प्रश्न है, 2 प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न कहता है यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि कितनी दी है 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, और पाई डी ये दी है, तो पाई से पाई कैंसिल, और आर बराबर क्या होगा डी अपॉन 2। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन सवाल में पाई डी दिया है, तो पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू डी अपॉन 2 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, भाई इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो पाई रहने दें, आर की जगह पे डी अपॉन 2 रखेंगे, तो डी का स्क्वायर बट्टे में 4, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। डी स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर बट्टे 4, जो भी उत्तर है। ठीक है, तो ये ए विकल्प हो जाएगा इसमें। अब चलिए अंतिम प्रश्न है जो 50वां, उसे देख लेते हैं। तो उसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है, इसे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 50 है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए एक आयत है, ये आयत है, इसका लंबाई चौड़ाई दे रखी है उसने 10 और 6, ये 10 है और ये 6। इसका परिमाप क्या होगा भाई, इसका जो परिमाप होगा 20 और ये 6 12 32 हो जाएगा। लेकिन इससे एक समचतुर्भुज बनाया गया। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते, ये समचतुर्भुज है। अब क्योंकि इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर होंगे, अब परिमाप चारों भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा कितने की बनी 8 8 8 8। हमें पता है ना समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परिमाप 32 है तो इसके बराबर ही होगा परिमाप, 8 8 की भुजा आ गई। अब बोला है एक कोण 60 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा भैया, ये वाला हो जाएगा 120 का। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसे एक त्रिभुज का निकाल लें भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, आसानी से दूसरे त्रिभुज का निकल आएगा। तो देखिए ये 120 का है, ये भी 120 का होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। तो ये दो जब काटेंगे दो भागों में, ये 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। अब ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु का होता है √3/4 पाई आर, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी 8 है, लेकिन ये एक त्रिभुज है, इसका समान क्षेत्रफल का दूसरा त्रिभुज होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दें इसमें बस। तो रखते हैं मान 2 गुणा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, √3/2, यहां पे 8 आएगा, यहां पे 8 आएगा। देखिए थोड़ा सा लाइट चली गई है तो थोड़ा सा देखिए, मैं इस प्रश्न को तो दिखाई देता हूं आपको, देखिए देख लें बस सॉल्यूशन। 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 8 चौके 32, तो ये आएगा 32√3 इसका क्षेत्रफल, 32√3 यानी डी विकल्प इसका राइट।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए लाइट चली गई और हमारे प्रश्न भी हो गए, तो आप अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।